हम पूरी टीम के साथ खड़की में आए हुए मेरे खास मित्र हरि भाई आइए। हरि भाई है तुतरखेड़। हम तुतरखेड़ में आए हैं नागली का शूटिंग करने के लिए। दूसरे हमारे मेंबर है सुनील प्रजापति और हमारे मालिक खुद हमारा शूट कर रहे हैं। अभी हम तुतरखेड़ गांव में हैं। यहाँ आज नागली पद्धति का मेला लगा हुआ है। हमारे प्रोपराइटर उर्मिल देसाई और कैमरामैन ग्रोवर इस वक्त हमारी टीम में हाजिर है और अब हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे। रागी, जिसे अंग्रेजी में फिंगर मिलेट्स कहा जाता है और भारत के कई राज्यों में नागली या नाचनी के नाम से भी जाना जाता है, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर यह एक अत्यंत पौष्टिक अनाज है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उत्पादन पहले के मुकाबले कम हो गया था, परंतु प्रगति अभियान जैसी संस्था और सुजाता बहन जैसी समर्पित समाज सेविका के प्रयासों से उत्पादन में अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत सुजाता बहन द्वारा नागली मेले का आयोजन किया गया। तो आइए जानते हैं नागली मेले के बारे में। नमस्कार, आप यहाँ जो देख रहे हैं ये तुतरखेड़ गांव है। धर्मपुर तालुका का एक अंदरूनी गांव है। यहाँ से महाराष्ट्र के गांव की सीमाएं शुरू हो जाती हैं और आज यहाँ पर जो है स्थानिक भाषा में जिसको नागली कहते हैं, नागली मेला है। नागली जो है एक तृणधान्य है जिसको अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं और अंग्रेजी में जो एक मिलेट फैमिली है उसमें से ये है रागी। और रागी आजकल जो है वो फैशन और हेल्दी भोजन है, हेल्थ फूड है, जबकि ये यहाँ की पारंपरिक एक खेती की व्यवस्था का एक हिस्सा था। यहाँ जितने भी प्रकार के जो हैं वो अनाज उगाए जाते हैं उनमें नागली मुख्य थी। नागली इस विस्तार का मुख्य खुराक है और ये खुराक ये सदियों से ले रहे हैं, क्योंकि ये जो है जंगल विस्तार है। ये गुजरात का अंतिम जंगल विस्तार है, यहाँ से महाराष्ट्र लग जाता है और इस जंगल के बीच यहाँ जंगल के देव, यहाँ के लोग जो हैं वो जंगल के देवों की पूजा करते हैं। आज उसी पूजा से यहाँ की शुरुआत है। नागली जो है एक देवी स्वरूप गिनी जाती है और इन जो आप देख रहे हैं इन देवियों का और देवताओं का फोटो, इनके मुख्य देव जो हैं वो कनसरी देव हैं और कनसरी देव की पूजा करके ही कोई भी ऐसा मांगलिक अवसर होता है। इसीलिए नागली मेले की शुरुआत जो है वो कनसरी देव की पूजा से शुरू हो रही है और धनसरी भी हैं, हया भी हैं और इस तरह के अलग अलग यहाँ देव जो हैं मौजूद हैं। आप इन लोगों से सुनेंगे इनकी अपनी भाषा में। यहाँ कुकड़ा, वारली और कोलचा कम्युनिटीज़ हैं जो आदिवासी जनजातियाँ हैं, वो यहाँ की मुख्य बस्ती है। यहाँ की मुख्य भाषा कुकड़ा है, तो कुकड़ा में वो अपना संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, जो आप सुनेंगे। और इस पूजा से जो है यहाँ की शुरुआत होगी। यहाँ पर जो है इस नागली को छोड़ करके या रागी को छोड़ करके महाराष्ट्र में इसको नाचनी कहते हैं। ये इनका मुख्य भोजन था।
इसको छोड़ करके वो लोग अब चावल और गेहूं और ये सब खाने लगे हैं, क्योंकि सरकार वो मुफ्त में दे रही है या राशन में दे रही है। तो इन्होंने अपना स्वास्थ्यप्रद खाना छोड़ दिया है। ये मुहिम जो हमारी चल रही है वो नागली की पुनः स्थापना की है, ताकि हर घर में फिर नागली पैदा हो और ये नागली खा करके स्वस्थ रहें। तो आप इन लोगों से सुनेंगे, कुछ गुजराती में होगा जो आप समझ जाएंगे। और तीनों वक्त नागली और यहाँ चावल किसी खास अवसर पे ही खाए जाते थे, उसको छोड़ करके अब चावल मुख्य हो गया है। इसीलिए ये नागली की पुनः स्थापना का जो है मेला है। यहाँ के कम से कम 20 गांव, आसपास के 20 गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, पीछे आगे भी देखेंगे। और उसके साथ रह करके उनको नागली से पुनः परिचय कराया जा रहा है। और इसमें वैज्ञानिक पद्धति जुड़ी है। नागली जो है जिस पारंपरिक तरीके से होती थी उसमें उसका उत्पादन कम था, इसीलिए भी छोड़ दिया था। पर अब इसके वैज्ञानिक तरीके हैं जिससे एकड़ में जो है वो 4 से 8 क्विंटल तक का उत्पादन हो सकता है। तो ये सारा प्रयास उसके लिए है। पर यहाँ की जो देव देवताओं की जो परंपरा है उसी के हिसाब से शुरू हो रहा है। तो हे देवाचं नाव कनश्री. आ देवનું નામ કનશ્રી છે. कनश्री. धनश्री. ये धनश्री છે. हे गवळण. ગવળન છે. હા. हे येहू. येहू देव છે. આમાં દેવીઓ પણ છે. हे घुसळण. घुसळण. ઘુસળન દેવ છે. आणि हे मोठे हं? हे तर वाघून. हे हिमाय. હિમાય. हिमाय. हं. બરોબર બરાબર. તો આ બધા દેવ છે. નાગલી ખાલી અહીંના લોકો માટેનું અનાજ નથી. નાગલી અહીં એક દેવીના સ્વરૂપે માને છે લોકો. અને ધીરે ધીરે અમે નાના હતા, આજ વિસ્તારમાં જન્મેલા, અમે એવું પણ જોયું છે કે નાગલી શરૂઆતથી વાવણી કરે ત્યાંથી એની પૂજા કરે, ખળીમાં લઈ જાય, ખળીમાં મૂકે અને પછી આ કણસલામાંથી જ્યારે નાગલીના દાણા છૂટા પાડવાના હોય તે દિવસે ગામના આખા બહેનો ખળીમાં આવતા આમંત્રણ વગર અને એ દાણા તૈયાર થાય પછી એની પૂજા કરે. ખળીમાંથી બધો દીવો અગરબત્તી લઈને ઘરોમાં જાય, ઘરોમાં પણ એને બધી શરૂઆત પ્રવેશ કરે ત્યારથી પૂજા તો કોઠીમાં મુકાય ત્યાં સુધીની પૂજા નાગલીની કરતા હતા. ધીરે ધીરે અહીંયા એવું હતું કે સતત સવાર બપોર સાંજ 3 ટંક નાગલીના રોટલા ખાતા હતા અને ડાંગર ફક્ત કોઈ તહેવાર હોય તે સમયે જ ઘરમાં રંધાતું હતું. હવે ઊંધું થઈ ગયું છે, લોકોના ઘરોમાં ડાંગરની ખેતી ખૂબ વધી ગઈ અને નાગલી ભૂલવા લાગ્યા છે. પણ નાગલીમાં જે પોષક તત્વો છે તે ખૂબ મહત્ત્વના છે. આયર્ન છે, કેલ્શિયમ છે, પ્રોટીન છે, ફાઇબર નામનું એક તત્વ છે જે એવું માની શકાય કે લોકો ખાલી નાગલીનો રોટલો ખાઈને દરેક ટંકમાં શાકભાજી પણ નહોતું મળતું છતાં લોકો 100 વર્ષ જીવ્યા. એટલે હવે પછી જે લોકો ભૂલી ગયા છે તેને અમે પાછા નાગલી તરફ વાળીએ છીએ, તેના માટેનો આજે આ कार्यक्रम છે. सुजाता बहन यहाँ इस इलाके में, ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये धर्मपुर तालुका का एक अंदरूनी गांव है जिसका नाम तूतरखेड़ है। यहाँ से कुछ किलोमीटर 10-12 किलोमीटर दूर खड़की गांव है। सन 2000 में सुजाता बहन वहाँ जाकर के बस गई। उससे पहले 5-6 साल इन्होंने इसी विस्तार की शालाओं के साथ काम किया था। सुजाता बहन MS यूनिवर्सिटी से MSc की पढ़ाई फिजिक्स में कर चुकी हैं और खूब पढ़ी लिखी महिला हैं और अगर चाहती तो अपना कैरियर जो है बहुत ऊंचा बना सकती थी। पर इनके मन में, क्योंकि इनका बचपन जो है वो वेड़छी स्वराज आश्रम वेड़छी और विद्यापीठ गांधी विद्यापीठ वेड़छी के परिवार में पली बड़ी हैं, इसीलिए गांधी विचार से प्रेरित है। आज भी हम देख रहे हैं कि इस युवा उम्र के अंदर भी इनके अंदर गांधी की जोत जगी हुई है। ग्राम स्वराज के लिए निरंतर प्रयासशील हैं और यहीं इस गांव में आकर के रह गई। और जब इन्होंने अपना काम अपने आप से पिछले साल से शुरू किया तो इन्हें लगा कि शायद इनको कहीं और जाना पड़ेगा। तो खड़की गांव वालों ने कहा कि अरे तुम तो अब इस गांव की माँ हो गई और जाओगी कहाँ, जमीन हम देंगे, घर हम बना देंगे, यहीं रहोगी और हमारा ही काम करोगी और हम तुम्हारे लिए जो करना है करेंगे। तो आज जो है ये संदर्भ है कि सुजाता ने इस विस्तार के अंदर एक छात्रालय शाला चलाई है सालों से, जहाँ कई जिनमें कुछ बच्चे आज बड़े हो गए हैं जो आपको मिलेंगे।
जिन्होंने आज इस अभियान में भी, नागली अभियान में भी हिस्सा लिया है। और आप देख पाएंगे कि इसके चलते यहाँ जो जागृति आई है इस विस्तार के अंदर, वो देखने लायक है। शाला के काम को छोड़ करके इन्होंने जल जंगल जमीन में एक बहुत सुंदर काम इस विस्तार में किया है। आप जान रहे हैं कि आदिवासी विस्तार है, यहाँ के आदिवासी लोग हैं, कुकड़ा हैं, वारली हैं और कोलचा हैं। इन सब के बीच रह करके, इस संस्कृति के बीच वो उसमें एक पुनः जागरण ला रही है, जहाँ परंपरा और समृद्धि का एक सुयोग हो। तो इस तरह से उसने जल जंगल जमीन को भी समृद्ध करने के लिए काम किया है। इस तरह की एक प्रैक्टिसिंग इकोलॉजिस्ट है, प्रैक्टिकल इकोलॉजी एग्रीकल्चर में काम कर रही है और आज उसी का ये एक प्रयास है। अब हम आगे जो है बहुत ज़्यादा परिचय उनके काम का आगे लेते रहेंगे। जैसे हम इस मेले के अंदर घूमेंगे, ये नागली का मेला है और आपको लगेगा कि कोई अनाज का मेला लगता है, तो ये बात यहाँ पर हो रही है। आप देखेंगे कि ये किस तरह का मेला है और यहाँ क्या क्या हो रहा है। सुजाता बेन ने ये मेला चालू किया है जो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसका पहला स्टॉल हो रहा है यहाँ पे, जहाँ गांव वाले पूरा खुद का नाम लिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। गांव वाले लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सुजाता बेन और सुदर्शन जी के साथ, कैसे बनाया जाता, कैसे किया जाता है। आइए। मैं पिछले 32 सालों से यहाँ रह रही हूँ। जब मैं यहाँ रहने आई तो ये तो पूरा नागली का इलाका था। हर किसान नागली उगाता था और हर घर में हर रोज नागली की रोटी बनती थी। लेकिन पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि किसानों ने नागली की खेती छोड़ दी है और नागली का उत्पादन इतना कम होता है कि वो लोग हर दिन नागली की रोटी भी नहीं बना सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हुआ कि वो लोग राइस ज़्यादा रोपने लगे और जो गांव में रेशन की दुकान होती है उसमें से गेहूं मिल जाते हैं। तो फिर उनके डेली जो डाइट है, डेली जो खाना है, उसमें दाल और चावल की रोटी और गेहूं की रोटी ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी। तो पहले जो बीमारियां थी, जैसे अभी की बीमारी है शुगर, डायबिटीज, बीपी, लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो पहले इस इलाके में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं सुनने को मिलता था और अभी वो सब बीमारियां भी आने लगी। तो जो नागली उगाने का और उनका जो पूरा चेंज हो गया है, उसका यहाँ के इलाके के स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत असर है। तो फिर हमने सोचा कि नागली यहाँ की संस्कृति है, तो हमने सोचा कि नागली तो किसान लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। और इस बीच में नासिक में एक संस्था है प्रगति अभियान, उनका हमको परिचय हुआ। हम उनके जो स्थापक है अश्विनी बेन कुलकर्णी, उनसे मिले। तो वो एक वैज्ञानिक बहन है, तो उनके इलाके में भी ऐसा ही हुआ था कि नागली की खेती वो पारंपरिक पद्धति से करते थे और उसमें प्रोडक्शन बहुत कम मिलता था, तो लोगों ने नागली उगाना बंद कर दिया। तो उन्होंने नागली उगाने की एक नई पद्धति डेवलप की है, जिसमें मेहनत बहुत कम है, पैसे भी कम खर्च होते हैं और उत्पादन प्रोडक्शन 5-6 गुना ज़्यादा मिलता है। तो हमने वो संस्था के पास जाके 4-5 बार ट्रेनिंग की। उनका जब प्रोग्राम होता था तब हम हमारी टीम लेकर वहाँ पे जाते थे और हमने वो नई पद्धति सीखी और वहाँ के नासिक जिले के किसानों की नागली की खेती भी देखने यहाँ के किसानों को लेके गए। और फिर हमने ये सोचा कि ये जो नई पद्धति है, वो पद्धति का हम हमारे इलाके के गांव-गांव में उनको ये पद्धति लोगों को दिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि ये पद्धति से खेती करने से क्या फर्क पड़ता है। तो नागली तो मानसून में होती है, तो उस टाइम पे किसान लोग बहुत बिजी रहते हैं और एक बार नागली खेत में से निकल जाती है तो हम कुछ उसकी पद्धति दिखा नहीं सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि एक नागली का नई पद्धति में जो स्टेप है, 7 स्टेप है, वो 7 स्टेप का यहाँ अलग अलग स्टॉल लगा है। पहला स्टेप है बीजामृत बनाना, दूसरा गादी केरा बनाना। तो हर स्टेप का हमने एक स्टॉल रखा है और इसको हम बोलते हैं नागली मेला। तो लोग आते हैं और ये सब प्रैक्टिकल देखते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। तो हर एक स्टॉल वाइज क्या क्या करना होता है, खेत में कैसा करना होता है, वो सब रमेश भाई आपको बताएंगे। ये हरीश भाई है और ये हाउसू भाई है। उन्होंने 2 साल से रागी किया है और उत्पादन बढ़ा है। हम देखते हैं कि पिछले 5-6 साल में रागी के उत्पादन कम हो रहा है। उसका
मेन कारण यह है कि रोग जीवात ज्यादा आ रहे हैं, तो रोग जीवात न आने इसलिए हम ये बीजामृत बनाते हैं। जैसे बच्चों को पोलियो के बूंद पिलाते हैं तो पोलियो नहीं आता, ऐसे हम ये बीजामृत बनाते हैं। बीजामृत में रागी का जो बीज है वो जमीन में डालने के पहले दिन हम उसमें डाल के थोड़ा भिजो के बाद में सुखा के डालते हैं, तो वो ये बीजामृत है। ये बीजामृत रमेश भाई, बीजामृत प्रोडक्शन करता है इनका। नहीं ये जो बीजामृत आप बना रहे हो ये नागली की सुरक्षा के लिए है या किस लिए? नहीं, नागली की सुरक्षा के लिए। नागली के बीज को हम बोने से पहले ट्रीट करते हैं। और रमेश भाई ये बताइए कि बीजामृत बनाने में क्या क्या लगता है? हाँ, बीजामृत बनाने के लिए ये चूना है, ये मिट्टी है, जमीन पे जो कीड़ी ऊपर निकालते हैं मिट्टी, वो मिट्टी है। ये गाय का, देसी गाय का गोबर है और उसमें गोमूत्र है, देसी गाय का गोमूत्र है। ये हर एक वस्तु हमारे पास माप है, माप लेके हम उसमें डालते हैं, एक रात के लिए उसमें रखते हैं और दूसरे दिन सुबह में यहाँ से निकालकर उसमें रागी का बीज भिगो के सुखा के डालते हैं। पहला स्टेप पूरा हुआ, ये दूसरा स्टेप, ये गादी केरा हम बोलते हैं उसको। यहाँ पहले यहाँ के खेड़ू थे वो पेड़ के डाली काट के जमीन पर लेते हैं और उसको जला के फिर कई जगह पे जलाते हैं, उसमें रागी का बीज डालते हैं। उसमें जंगल का भी बहुत नुकसान होता है, तो हमारा मुख्य हेतु ये भी है कि जंगल भी बचे, इसलिए ये रागी का खेती में हमने वो जमीन तय किया है। तय करके ये देखो वहां तो निकल गई है, उसमें वो एक साल पुराना देसी गाय का गोबर, सूखा गोबर यहाँ डालते हैं, जमीन तैयार किया जाता है। बाद में उसको हम जो डालते थे पहले तो ऐसे डालते थे, अभी ये गादी केरा में ऐसा नहीं डालना है, लाइन में डालना है। ये देखो ये लाइन है और लाइन में डालना है, और लाइन ऐसी होनी चाहिए कि सूरज वहां से यहाँ तक जाता है, तो हम लाइन ऐसी बनाते हैं ताकि पूरे दिन उसको धूप मिल रहे। हाँ हाँ। और ये जो गादी केरा है वो उसकी लंबाई 15 फुट होती है और चौड़ाई 3.5 फुट, 1 फुट जैसा जमीन से ऊपर रखने का। और इसमें जो बीज डाला वो फिर उगेगा, तो जब ये रोपा उगता है तो 25 से 30 दिन तक होगा, उसको उखाड़ के अगले स्टेप पे जाने का। ये दूसरा स्टेप पूरा हुआ, अब ये तीसरा स्टेप है। ये स्टेप जीवामृत, हर एक पाक को खाना तो देना ही पड़ता है। और यहाँ अभी पहले गांव में तो रासायनिक खातर या यूरिया या सुपला आता ही नहीं था, अभी लोगों ने शुरू किया है। तो हमारा मेन हेतु यही है कि वही स्टॉक हो जाइए। और हम ये ऐसे बोलते हैं, हम ये जीवामृत को हम यूरिया का बाप बोलते हैं। तो अच्छा। हाँ, जीवामृत में हम ये सब देसी गाय का गोबर है, ये देसी गाय का गोमूत्र है, ये चने का आटा है, ये गुड़ है और ये मिट्टी है। हाँ, वो सब मिला के उसका भी हमने 100 लीटर पे एक माप रखा है, 200 लीटर पे एक माप रखा है। ऐसे माप करके हम यहाँ हाँ इसमें मिक्स करते हैं। हाँ, और 2 दिन वैसे ही रखते हैं। आज बनाया तो 2 दिन ऐसे रखते हैं, 48 आवर्स। हाँ हाँ हाँ। और उसमें हर 12 आवर के बाद एक दफा थोड़ा इसको घुमाना पड़ता है, हिलाना, घुमा देने का। हाँ, एक ही डायरेक्शन में। हाँ हाँ। और 2 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है, यूरिया तैयार हो जाता है, ऑर्गेनिक यूरिया तैयार हो जाता है। हाँ। तो उसको छानना पड़ता है। हाँ। कपड़े से। वो 48 आवर्स के, हाँ, क्योंकि उसको फिर स्प्रे करना है, तो वो पंप में करा दो, कपड़े से छानना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। और दूसरा ये भी है कि अभी रासायनिक खाद लेने जाएंगे तो बहुत कीमत हो गई, बहुत है, तो उसमें कुछ ऐसी कीमत नहीं है। ये देसी गोबर यहाँ मिलेगा, यूरिन यहाँ मिलेगा, ये बेसन तो थोड़ा मिलेगा यहाँ पे, तो गुड़ मिलेगा। तो मतलब ये जो चीजों से बनता है उसमें से सिर्फ गुड़ और बेसन ऐसी चीज है जिसको खरीदना पड़ता है, बाकी ना सब तो लोकली मिल जाता है। और उसका एक ये भी है कि वो जीवामृत हम किसी मेटल के वेसल में नहीं बना सकते हैं, तो ऐसा प्लास्टिक का। हाँ, तो इसका भी हम लोगों को जहाँ पे ऐसा मिलता है
तो हम बाहर से लाके गांव-गांव, अगर इस गांव में 15 लोगों को ऐसे ड्रम चाहिए तो हम अपनी संस्था की ओर से वो नहीं लाके देते हैं, ड्रम देते हैं। 100 लीटर 1 एकड़ में 100 लीटर होना चाहिए। हाँ 100 लीटर होना चाहिए। तो 100 लीटर पानी, 1 लीटर जीवामृत में 10 लीटर पानी आता है। तो हाँ ये तो इतने पानी डालेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। हाँ तो 1 एकड़ के लिए 100 लीटर काफी है जीवामृत। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल यूरिया से ये चीप पड़ेगा, मतलब जैसे हाँ 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 इसकी क्वांटिटी में जितना बड़ा खेत होगा उसकी क्वांटिटी हाँ, हाँ 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 हाँ। रमेश भाई, अभी जीवामृत बन गया तो जीवामृत बनने के बाद हम रोपनी कैसे करते हैं आप बताइए। हाँ पहले तो हमने वहाँ पौधे देखे, छोटा छोटा बीज है, उसको 20 या 25 दिन का होगा तो वहां से निकाल कर हम लाएंगे। ये ऐसे बना के लाएंगे, वहां से ऐसे बना के लाएंगे। और ये जो पौधा है उसको हमने यहाँ जीवामृत हमने बनाया है, उस जीवामृत में यहाँ उसको डुबाएंगे ऐसा, और वहां से लेके यहाँ आएंगे। और हमारे पास वो रस्सी है, ये रस्सी है, उसका 1 बाय 1 का माप है। तो हम लाइन में उसको ऐसे डालते हैं। अच्छा। यहाँ देखेंगे तो जमीन में अंदर ऐसे डालते हैं। अभी पहले यहाँ के लोग ऐसे नहीं डालते थे, पहले लोग जमीन पर ऐसे डाल देते थे, ऐसे डाल देते थे। तो उसको और ऊपर से बारिश रहती थी तो एक पौधे को यहाँ से उठाकर बारिश का बूंद यहाँ डालता था, यहाँ से यहाँ 8-7 दिन तक ये उसका मूल्य अंदर नहीं जाता था। तो अभी ऐसा नहीं होता, सीधे सीधा मूल्य अंदर जाता है और काम करने शुरू हो जाता है। और पहले जब हम डालते थे जमीन पर तो एक पौधे में एक ही कनस आता था। अभी ऐसा नहीं, एक में बहुत सारी फूट निकलती है। अच्छा, बहुत फूट निकलती है। उससे ये नागली का मेन प्रॉब्लम, हम जब इतनी जगह पे करेंगे पहली रीत तो उसमें 5 किलो होगी, तो अभी ये रीत से हम करेंगे तो उसमें 20 किलो होगी। उत्पादन बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि नागली के हमने देखा कि बीज को भी पहले हमने ट्रीट किया, उसके बाद उसका जो रोप सेपल निकला उसको भी हमने जीवामृत में डाल के ट्रीट किया। तो उसके रूट्स में भी अगर कोई रोग होगा तो वो निकल जाता है, और उसको जमीन में डाल देते हैं तो बाहर का भी कोई बैक्टीरिया वगैरह उसको नहीं लगता है। और ऐसे लाइन में डालेंगे तो वो तो बारिश के सीजन में डालते हैं, तो ऐसे 2 लाइन के बीच में भी हम जीवामृत डाल सकते हैं, और डालना ही है ये प्रोसेस में। वो पानी के साथ जीवामृत को 2 लाइन के बीच में डालना है, ये हेल्दी रहे। चलिए आगे अगला स्टेप। हाँ हाँ 5वां स्टेप है रागी पे। कई बार हम ट्रीट करके भी थोड़ा रोग वगैरह तो आता है, तो हम उसको एक मटका खत बनाते हैं। उसमें 2 काम करते हैं, जो रोग जीवात आते हैं वो उस पर नहीं आते हैं। तो उसमें भी ये मिट्टी है, जमीन में मिट्टी है, एक देसी गाय का गोबर है, ये गोमूत्र है, ये नीम का पत्ता है, ये करंज का पत्ता है, और ये आकड़े का पत्ता है। वो माप करके तीनों को ये सब मिलाकर हम ये मटके में डालते हैं। ये मटके में डालते हैं, हमने यहाँ बनाया भी है, ऐसे डालते हैं। और उसको हम 10 दिन तक ऐसे ही रखते हैं, और हर एक दिन एक ही दिशा में ऐसे घुमाते हैं। 10 दिन के बाद हम कई कपड़ों से उसको सान लेते हैं, और उसमें सान के बाद जो रागी करते हैं, कोई भी पाक, भात या रागी या तुअर या उड़द, किस पर भी हम ये डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते हैं। हाँ, स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये नीम का पत्ता है वो भी कड़वा होता है, फिर करंज भी वो कड़वा होता है, और ये आकड़े का पान है। हाँ, तो वो 10 दिन तक गोमूत्र में सड़ेगा, और इसमें गुड़ भी डालते हैं, और गोबर और मिट्टी भी डालते हैं। तो वो जो बनता है वो माटला खत, वो उसकी एकदम स्ट्रॉन्ग वो स्मेल भी होती है। हमको मतलब स्मेल से ही पता चलता है कि इससे रोग नाबूद हो जाएगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो 15 लीटर पानी में आधा लीटर 500 ml वो डालेंगे, और उसका फिर स्प्रे करने का वो अगला स्टेप है। अच्छा, ये एक सवाल ये कि ये एक ही साइड पे क्यों घुमा, 2 साइड घुमाए तो क्या कोई नुकसान हो सकता है? अगर जब हम ऐसे घुमाते तो पानी का गति ऐसा रहता है। अगर हम तुरंत ऐसे घुमाएंगे, उसमें जीव रहते हैं, तो जीव को वो पानी की दिशा बदल जाएंगे, तो उसको प्रेशर आएगा, तो मर सकते हैं। मर सकते हैं। चलिए आइए अगला स्टेप। ये संटकाव है।
स्प्रे। स्प्रे, हाँ। हाँ स्प्रे है। उसमें हमने ये जीवामृत है, बनाया पहले जैसे बनाया, हाँ हाँ वही। और जीवामृत, ये मटका खत है और ये नीम ऑयल है। नीम ऑयल हम बनाते नहीं है, वो बाजार में मिलता है, हाँ। वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है। हम इसका स्प्रे अगर चाहे तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ डाला है, वो तो डाला मटका खत में तो आएगा। हाँ वो तो डाला है, लेकिन हम उसको 15-15 दिन तक ये जीवामृत और मटका खत वो डालते रहते हैं। 15 दिन के इंटरवल गैप में एक बार जीवामृत, एक बार मटका खत, ऐसा वो चालू रहता है। उसको सीधे सीधा स्प्रे करते हैं, पत्ते पर पड़ता है तो उसका पोषक तत्व वो ले लेता है, इसलिए संटकाव का ये स्टॉल है। वो संटका वैसे पंप चाहिए स्प्रे करने के लिए, लेकिन हम ये है वो पानी डालने के लिए। हाँ। तो न रमेश भाई, हाँ। तो वो भी हम ये सब हमने कपड़े से छान के रखा है। अगर पंप इतना महंगा नहीं भी खरीदना है हाँ। तो इसमें डाल के इससे भी स्प्रे कर सकते हैं। और उसमें भी कुछ नहीं चाहिए, यहाँ सब कुछ मिल ही जाता है। हाँ। हाँ, तो वो भी फ्री में मिल जाता है। हाँ। वैसे हम रासायनिक दवाइयाँ लाएंगे तो उसकी तो बहुत कीमत होती है ना, और वो डालते हैं फिर वो तो नुकसानकारक है, वो ही हम खाते हैं। अगर इसमें तो ये सब डालेंगे तो उससे कोई हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं है। नेचुरल फर्टिलाइजर। हाँ, नेचुरल फर्टिलाइजर। आइए अगले स्टेप हम अच्छे जो जिस पर वो कनस आता है उसको लेके हम अगले साल के रखते हैं। तो यहाँ का देसी जुगाड़ है, ये साग का पत्ता है, साग के पत्ते के अंदर हाँ वो लपेट के रखते हैं, जो अगले साल के लिए काम आते हैं। और ये यहाँ के पहले यहाँ ऐसे बनाते थे। हाँ, वो खेत में से घर लाने के लिए ऐसे वेसल का उपयोग यूज करते हैं। यूज होता था। हाँ, तो पूरा खेत होगा, उसमें से जो अच्छा होगा वो पहले निकाल लेते हैं, वो भी हाँ तैयार, वो बीज के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, और बाकी का हाँ वो खादी के लिए तो वो लूज वो बहुत होता है ना, वो सब इसमें भर के घर पे लाते हैं। ऐसा है। इतना जो है निकाला साइड पे, हाँ। इसमें कितना खेती हो सकता है एकड़ में? हाँ, उसमें से तो 3-4 एकड़ हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। उसका ये वजह है कि नागली का बीज बहुत छोटा होता है। नासिक से प्रगति अभियान से संगीता बेन आए हैं, जो सुजाता बेन के खास सपोर्टर है। सुजाता बेन ने इनसे क्या प्राप्त किया थोड़ा जान लीजिए। आज हम पिछले 2 साल से नागली विकास कार्यक्रम जो कर रहे हैं, उसमें हमको तो उसके बारे में हम जीरो थे, हमको कुछ नहीं पता था। हम उनसे मिलने गए तो पहली बार कोई जान पहचान नहीं थी, फिर भी पहली मुलाकात से उन्होंने हमको बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया और सारा इनपुट हमको ट्रेनिंग देना, हमको प्रैक्टिकल दिखाना। जब भी फोन करते हैं, जब भी उनको बुलाते हैं, वो आ जाते हैं। और फिर हमने पूछा कि आपके पास जो है वो हम कर सकते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हाँ हमको तो प्रचार प्रसार ही करना है। तो पूरा जो नागली की नई पद्धति है, उनकी जो पद्धति है वो पूरी हमने उन्हीं से सीखी है। स्पेशल हमने ये किया है कि यहाँ नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी नागली मिलेट्स लेते हैं तो वहाँ से हमने थोड़ा सा उनके जो ट्रेडिशनल पद्धति है उसको हमने चेंज किया है। तो इसके जो ट्रेडिशनल पद्धति हमने जो चेंज की है उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आती है और आसान सा काम है, लेकिन लोगों को, किसानों को पता नहीं है, तो वो हमने थोड़ा सा करके दिखाया है। हमने 2018 से शुरुआत की थी, तो जब हमने सर्वे किया तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोग कुपोषित है, बच्चे। और कुपोषण का कारण क्या है कि माल न्यूट्रिशन का जो ज़्यादा प्रोसेस है उसका एक मेन रीज़न है कि वहाँ का खाना ये ठीक नहीं था। तो हमने उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, तो यहाँ की जो क्रॉप सिस्टम है उसमें क्या क्या चल रहा है, क्या क्या जा रहा है। तो हमको सबसे पहले लगा कि नागली जो है यहाँ से जा रही है। तो अगर हमको जो करना है, यहाँ का माल न्यूट्रिशन अगर हमको कम करना है तो पहले यहाँ की रागी बचानी होगी, क्योंकि रागी में बहुत सारा कैल्शियम होने की वजह से जो ज़्यादातर महिलाओं के लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा पेन होता है, ज़्यादा वो काम करती है, घर का बाहर का, किसान खेती का भी, तो उनको बैक पेन के ज़्यादा ये प्रॉब्लम होते हैं। और शुगर और आपका जो बीपी है उसके ऊपर एक दवा जो है वो है नागली। अगर ये यहाँ से जाएगी तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ेंगे। हमने ये सब देखा
तो हमने फिर किसानों को ढूंढना शुरू किया। जिसको करना है वो हमने उनको तय किया कि एक गांव में अगर 10 किसान करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम जो किया है उसका हम फॉलो करेंगे, यूज करेंगे। तो ये हमने कहाँ से सीखा था? हमने 2015 से उड़ीसा में सीखा था, क्योंकि ओडिशा मिलेट मिशन शुरू हुआ है 2015 से। तो ओडिशा मिलेट मिशन से हमने वासन जो संस्था है वहां से हमने ये सीखा और फिर हमने अडॉप्ट किया, और बाद में हम अभी ये कर रहे हैं कि ये पूरे इलाके में जहाँ जहाँ भी नागली का किसान है, मिलेट करता है, यहाँ ये पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आप कौन सा प्रोग्रेस करेंगे? नेक्स्ट स्टेप रिसर्च चल रहा है मतलब जैसे नागली पे तो अभी आपने किया, कुछ नया कुछ करने वाले? नागली की नया प्रोडक्ट हम पे ये बहुत अच्छा कर रहे किया हैं है कि हम नागली सिर्फ उगाने का नहीं ये कर रहे हैं, तो हम नागली को हर व्यक्ति के पेट में उसका जाना चाहिए। इसके लिए हम अलग अलग तरीके से उसका ये कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे आप भाकरी नहीं खाते, बच्चे भी भाकरी नहीं खाते, तो अगर हम ये इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, तो हमने रेसिपीज शुरू किया, अलग अलग रेसिपीज किया कि नागली की पेज है, नागली की खीर है, नागली का उपमा है, नागली का केक है। ये सब बनाना हमने जो महिलाएं रहती है, आंगनवाड़ी की सेविका रहती है, उनके साथ हमने ये काम शुरू किया। और हमारे जहाँ इलाके में हमने कम से कम 200 महिलाओं को ये ट्रेनिंग दिया कि आप नागली का ये जो पाककृति है उसमें आप चेंजेस लाइए, और नागली का भाकरी के वजह हम ये खाना कहे। तो अभी आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनके साथ हम लड्डू बांटते हैं, लड्डू जो है नागली के वो करते हैं महिलाएं, आंगनवाड़ी की खीर करते हैं, थाली पीठ बनाते हैं। तो ये सब हमने चेंजेस लाया। और आगे हम अभी कैसा है कि बच्चों को थोड़ा खट्टा मीठा चाहिए, तो नागली की सेव बनाते हैं, नागली के कुरकुरे बनाते हैं, नागली की सेवई बनाते हैं, ताकि नागली हर चीज में बच्चों के पेट में जाने चाहिए। तो ये हमने थोड़ा ज्यादा और किया है। और हमें इसमें कुछ खर्चा नहीं है, जो नेचुरल है उसी में से हमने लोगों को बताया, किसानों को, कि आपके यहाँ जो नीम के पत्ते हैं, राई के पत्ते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप इसका पेस्टिसाइड बनाओ और उसमें आप डालो, इसमें कुछ खर्चा नहीं है। तो ये ज्यादा किसान अभी अडॉप्ट करने लगे हैं। वहाँ पे कुछ कोऑपरेटिव टाइप भी बना है किसानों हाँ, का। हमने तो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है किसानों की। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जहाँ हर एक गांव के जो किसान है वो यहाँ नागली लेके आएंगे और उसका फिर व्यापार बन जाएगा। इसलिए हमें नागली उत्पादक कंपनी बनाई है। एक बारे में है, एक पेट में है और एक त्रंबक में है। तो उसके साथ हमने क्या किया कि अगर नागली की प्रोसेसिंग में ज्यादा अच्छाई आई तो नागली लोग ले सकते हैं। इसलिए हमने प्रोसेसिंग यूनिट खरीदा है। आदिवासी विकास जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है उनसे मदद से हमने कुछ मशीन्स लिए हैं, और मशीन के थ्रू हम अभी नागली का प्रोसेसिंग करेंगे और फिनिश नागली जैसे शहरों में मिलती है, पॉलिशिंग नागली हम उनको लोगों को देने वाले हैं। तो ऐसा हमें प्रोसेस अभी शुरू किया है। अभी वो काम शुरू होगा, खरीफ में शुरू हो जाएगा। तो इससे किसानों को भी प्रॉपर दाम मिलता है नागली का। हाँ। वो बीच वाले लोग निकल जाते हैं ना, वो एजेंट जैसे होते हैं वो। क्योंकि नागली एक तो है कि नागली बेचते नहीं यहाँ के लोग, क्योंकि उनको भगवान मानते हैं। तो अगर उनको व्यापार में लाने के लिए हमको ये करना है, तो हमको उसमें माइंडसेट में भी चेंज करना पड़ेगा। और वो हम कर रहे हैं कि अगर नागली को हम भगवान मानते हैं तो हम उसको सिकोड़ के रखते हैं, और व्यापार के दृष्टिकोण से करेंगे तो हम ज्यादा उसको बढ़ावा देंगे। और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम किसानों के साथ बात करते हैं कि आप अगर 50 किलो भी नागली करेंगे तो 25 किलो आप खाने के लिए रखो और बाकी बेचने के लिए रखो। जब तक कि माइंड सेट नहीं होगा तब तक कुछ ज्यादा नहीं करेंगे। और यहाँ का एरिया कैसा है कि ज्यादा धान करते हैं, नागली का ये एरिया कम रहता है, तो कम एरिया में आप ज्यादा नागली कैसे उगाएंगे, इसके ऊपर हम काम करते हैं। क्योंकि ज्यादा जगह बढ़ेगी नहीं, लेकिन आपका उत्पादन बढ़ना चाहिए। जहाँ लोग 2 क्विंटल लेते हैं, यहाँ अभी लोग 12 क्विंटल लेने लगे हैं। आप मतलब आपकी मेहनत रंग ला रही है। अभी कृषि का हमारे जो किसान है उनको कृषि का पुरस्कार मिल रहा है, जिला का, डिस्ट्रिक्ट का, सबका पुरस्कार मिल रहा है। तो लोग अपने आप कर रहे हैं। जब किसानों का कैसा है, जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप करेंगे नहीं, ऐसा है। तो हम क्या करते हैं कि किसानों को किसान शाला शुरू करते हैं, किसान स्कूल करते हैं। जिसने लगाई है उसकी यहाँ आप देखो, आप करो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। जैसे हम बोलते हैं कि आप बीजामृत करो, जीवामृत करो, मटका खत करो, ट्रांसप्लांटेशन करो, बेड बना। इसमें से
किसानों ने अगर कम से कम 3 भी बातें की ना, तो फिर भी उसका उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसा है। तो ये प्रोसेस हम किसानों के साथ करते हैं। वाह वाह वाह, तुम दोनों बहनों को खूब खूब अभिनंदन और सक्सेसफुल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। आप महाराष्ट्र में आइए, हमारे यहाँ आइए, बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हैं। चलो, लेकिन थैंक यू वेरी मच, हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू।